फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन सीरीज में। आज हमारा इकोनॉमी का फोर्थ लेसन है। टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 1। इसके रिवीजन के लिए आप ओनली आइज की तरफ से जो उड़ान बुकलेट है इंडियन इकोनॉमी की, उसको रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट दिए। पहला बोला है कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास को 1921 के अंदर मर्ज करके नया जो बैंक बना, उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड बोला है कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ये सब, ठीक है, उस समय इस इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नाम, नया नाम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, देखो, हालांकि ये जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं अपने यूपीएससी के लिए, तो इस टाइप के जो बैंकिंग से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, अभी जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनता है? बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, इन सब को मर्ज करके जो नया बैंक बनता है उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज हो गई। 1955 के अंदर क्या होता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार जो है वो नेशनलाइज कर लेती है। ठीक है, सरकार क्या करती है? इंपीरियल बैंक के अंदर जितनी भी जिसकी हिस्सेदारी होती है उसको दे देती है, और उस समय 1955 के अंदर सरकार इसको नेशनलाइज कर देती है। इसका नाम रखती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कुछ हिस्सेदारी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी थी। सरकार ने 2007 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंदर वो हिस्सेदारी खरीद ली। हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका लोगो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इन 1921। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, कुछ हमें कमिटीज दी हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ कमिटीज हैं, और उसके सामने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें कि ये कौन से रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है नंदन नीलेकणी। अभी अगर आपको नंदन नीलेकणी जी का अगर आपने नाम भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि वो इन्फोसिस से जुड़े हुए हैं, फिर जो आधार वाली जो अथॉरिटी है उससे जुड़े हुए हैं। तो नंदन नीलेकणी जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो बहुत काम करते हैं। ठीक है, अगर हम जाएं ऑप्शन की तरफ जाएं तो सबसे पहला क्या कर सकते हैं? हम पहले को सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंदन नीलेकणी जी की कमेटी बनाई गई थी कि डिजिटल पेमेंट किस तरीके से इंक्रीज करें। पीजे नायक जो कमेटी बनी थी वो थी कि भाई जो बैंक्स हैं, बैंक के जो बोर्ड होते हैं, उन बोर्ड को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे ओवरऑल बैंक्स की फंक्शनिंग इंक्रीज की जा सके। ठीक है, यूके सिन्हा जी जो सेबी के पुराने चेयरमैन थे, ठीक है, उनकी कमेटी बनी। जो एमएसएमई हैं उनमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। नरसिम्हम जो कमेटी बनी थी, फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी बनी थी, उसका काम था डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्टर। उसके बाद एक नरसिम्हम सेकंड कमेटी भी बनती है जो कि 1998 के अंदर बनती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पीजे नायक कमेटी बनी थी गवर्नेंस के लिए, यूके सिन्हा कमेटी एमएसएमई के लिए, नंदन नीलेकणी की जो कमेटी थी वो डिजिटल पेमेंट किस तरीके से बढ़ाएं, ये पेटीएम हो गया, भीम हो गया, यूपीआई हो गया, इनका यूजेस कैसे बढ़े। यहाँ पे पीजे नायक की जो कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन रिकमेंडेशन को आप जब भी मेंस का पेपर हो अपना जीएस पेपर 3 का, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई बैंकिंग जो हमारा सेक्टर है उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आप पीजे नायक की जो कमिटीज की जो रिकमेंडेशन है उनमें से कोई भी आप एक इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि पीजे नायक ने क्या बोला है बैंक के लिए, ये हमारे प्रीलिम्स के लेवल का उतना काम का नहीं है। मेंस में एक आध फॉर्डर पॉइंट इसमें अपन यूज कर सकते हैं, एक पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आरबीआई का ग्रेड बी वाला एग्जाम दे रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए आरबीआई की हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सी आरबीआई की क्या हिस्ट्री रही है, और हमारे यूपीएससी में भी कई बार पूछ लेता है, तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए आरबीआई के बारे में। पहला दिया है कि आरबीआई जो बनता है वो हिल्टन यंग कमीशन पे बनता है। सेकंड बोलता है कि आरबीआई जो एक्ट है 1934, इसके अंदर आरबीआई बनता है,
और जैसे ही ये एक्ट बनता है, ठीक है, शुरुआत से ही क्या करता है आरबीआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड बैंक के जैसे। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, हिल्टन जो यंग कमीशन है ना, उन्होंने रिकमेंड किया था कि बैंक बनाओ। सेकंड जो है कि आरबीआई एक्ट 1934 जैसे ही पास होता है तो ये एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक के जैसे काम करना शुरू कर देता है। ये गलत है, क्योंकि आरबीआई जब बना था ना तो उसमें बहुत लोगों की शेयर होल्डिंग थी। बाद में सरकार ने 1948 के अंदर, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब शेयर होल्डिंग खरीदी और उसके बाद से ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है ना वो गलत हो गया। देखो जब भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना और हमारा इंडिया बना, तब आरबीआई ने जो है, भारत का भी सेंट्रल बैंक था और आरबीआई हमारे जो पाकिस्तान बना था उस समय उसका भी सेंट्रल बैंक था। इवन आरबीआई ने एज ए सेंट्रल बैंक काम किया था बर्मा, यानी कि जो म्यांमार है उसके लिए भी काम किया था आरबीआई ने, ठीक है। तो ये बेसिक सी हमें जो जानकारी है वो आरबीआई के बारे में होनी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, उस समय देखो जब ये नेशनलाइजेशन की बात चल रही थी तो उस समय जो सी देशमुख जी जो थे उस समय गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने बहुत अपोज किया था कि भाई इस आरबीआई को जो है वो नेशनलाइज ना किया जाए, ठीक है। ओनली आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से ज़रूर ज्वाइन करिए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो भी मटेरियल होगा, गाइडेंस वगैरह सब आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारी जो क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपने सीखा है इकोनॉमी के अंदर, वो सब इस एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या दिया है कि हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से आरबीआई की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है ना वो बतानी है इसमें से। देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फॉरेन करेंसी है या फॉरेन नोट है जो कि सर्कुलेशन में है वो आरबीआई की लाइबिलिटी है। दूसरा बोल रहा है कि लोन और एडवांसेस जो हैं आरबीआई ने अगर किसी को दिया है तो वो आरबीआई की एसेट्स है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट फॉरेन करेंसी, अब भारत के अंदर मान लो कोई डॉलर लेके घूम रहा है, कोई यूरो लेके घूम रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी वो आरबीआई की नहीं है। आरबीआई उसमें क्या करे, आरबीआई ने तो वो इश्यू नहीं किया है। आरबीआई ने तो इंडिया का नोट 100 रुपए 200 500 इस तरीके से नोट किया है, वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, क्योंकि वहां पे गवर्नर सिग्नेचर करके देता है। किसी यूरो डॉलर पे तो आरबीआई का गवर्नर नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखो, अगर आरबीआई ने किसी सरकार को लोन दिया है या किसी को एडवांस दिया है, किसी बैंक वगैरह को दिया है, तो वो क्या है, आरबीआई की एसेट है, क्योंकि आज नहीं तो कल उस बैंक को या सरकार को वो पैसे लौटाने तो पड़ेंगे। तो आरबीआई जो भी अपनी बुक होगी, अकाउंट बुक होगी, उसको वो एसेट के रूप में ट्रीट करेगा, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। देखो लाइबिलिटीज में क्या आता है, जो हमारे पास नोट हैं, सिक्के हैं इस तरीके से, या आरबीआई के अंदर किसी ने कुछ जमा करवा रखा है, कोई बैंक वगैरह ने, वो सब आता है, ठीक है। और एसेट्स बाकी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें आरबीआई चेंज करता रहता है ना, कभी आरबीआई रेपो रेट चेंज कर देता है, कभी रिवर्स रेपो चेंज कर देता है, कभी सीआरआर, कभी एसएलआर। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके एम क्या है। देखो पहला इसमें बोला है, स्टेटमेंट बोला है कि प्राइस स्टेबिलिटी। सेकंड बोला है कि जनता के सेविंग अकाउंट खुले बैंक्स के अंदर, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी है। तीसरा बोला है कि एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी हो। चौथा बोला है कि एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देखो पहला स्टेटमेंट जो दिया है ना कि मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ये आरबीआई की एक मेन जिम्मेदारी है, ठीक है। इवन अगर हम बात करें ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें भी आरबीआई को क्लियरली बोला गया है कि अपने को इन्फ्लेशन का जो टारगेट है ना वो ±4% के बैंड में रखना है। 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका काम है कि जनता के सेविंग अकाउंट खुले। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जनता के सेविंग अकाउंट खुले ना खुले ये जिम्मेदारी बैंक्स की होती है। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक लोगों को फोन कर करके बोलते हैं हमारे यहाँ बैंक अकाउंट खुलवा लो, हमारे यहाँ अकाउंट। कभी आरबीआई को सुना है बोले कि हमारा अकाउंट खुलवा लो इस तरीके से। हालांकि आरबीआई ये जरूर बोलता है कि लोगों के बैंक अकाउंट
खुलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट हो, लेकिन बट वो उसकी कोई मॉनेटरी पॉलिसी में जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा देखो, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी है, क्योंकि आरबीआई के पास ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से कभी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, कभी अगर डॉलर के मुकाबले इंक्रीज हो जाता है, सिमिलरली यूरो के मुकाबले, तो ये आरबीआई के पास टूल्स होते हैं, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएगा, है ना, कभी मान लो रुपया कम हो गया, कभी रुपया ज़्यादा हो गया, या सीआरआर ज़्यादा हो गई, इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत इंपैक्ट होता है और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सरकार क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या फैसिलिटेट कर रही है सरकार एक्सपोर्ट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो डिपेंड करता है, बहुत मैटर करता है। बट साथ साथ आरबीआई की जिम्मेदारी भी है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा सी ऑप्शन 1, 3, 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख लीजिए। प्रज्ञान टेस्ट है अपना 14 तारीख को, ठीक है, मार्च में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा आपने भाई कितना इकोनॉमी में अभी तक सीखा है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि देश के अंदर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है। ये अब इसमें 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों आप बहुत ध्यान से समझना। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, एक बार अगर आपने इन चीजों को समझ लिया ना, आप कभी नहीं भूलोगे। देश में महंगाई बढ़ रही है, अब अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, उस कंडीशन में अगर जनता के पास और पैसे आ जाएं तो क्या होगा, अब बताइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, जब भी इन्फ्लेशन होती है तो आरबीआई कोशिश करती है कि जो मनी का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो। देखो पहला स्टेटमेंट दिया है कि सीआरआर को इंक्रीज कर दो, मतलब बैंक को और ज्यादा मैंडेटरी कर दो कि भाई आपको जो है आरबीआई के पास ज्यादा पैसे जमा कराने होंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैंकों के पास पैसे नहीं बचेंगे ताकि वो जनता को और ज्यादा लोन वगैरह दे सके। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आएगा। दूसरा है कि जो बैंक रेट है ना उसको इंक्रीज कर दो। मान लो अभी आरबीआई जो है वो बैंक को 4% पर लोन दे रहा है, कल को 10% लोन कर दे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, बैंक वगैरह जो है आरबीआई से और ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी महंगा हो चुका है। तो महंगा हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई है, मनी सप्लाई कम हो गई है तो जनता के पास पैसे कम होंगे, इन्फ्लेशन को मदद मिलेगी। तीसरा देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लिखा है कि परचेज करती है, जीसैट, ट्रेजरी बिल, इन सब को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी तो उसके बदले में क्या होगा, आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे। अगर आरबीआई पैसे दे रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जनता के पास और ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो गई तो वो इन्फ्लेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तो ए हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको समझने की जरूरत है, आप इनको याद कभी भी मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है। हेलीकॉप्टर मनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे लोग जो क्रिकेट के फैन होंगे, जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन होंगे, वो लोग इस हेलीकॉप्टर शॉट को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कभी 4 रन कभी 6 रन धोनी फटाफट मारते हैं, उसी मतलब तरीके से ये हेलीकॉप्टर मनी है। हेलीकॉप्टर मनी मतलब बहुत सारा पैसा बरसाता है हमारा जो सेंट्रल बैंक। ऐसा नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर लेके खड़ा हो गया और ऊपर से पैसे बरसा रहा है, ऐसा नहीं है। पहला दिया है कि हेलीकॉप्टर जो मनी है उससे रिलेटेड में दिया है कि पहला चीज बोल रहा है कि इसमें क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है और डिमांड को कम करना चाहता है। दूसरा बोला है कि ये कन्वेंशन मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब आरबीआई इसको हमेशा यूज करता रहता है। तीसरा बोला है कि इसका जो मेन एम है वो है कि जनता के अंदर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जनता की परचेजिंग पावर बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। देखो पहला जो स्टेटमेंट दिया है ना वो दिया है हेलीकॉप्टर मनी। अब इसमें दिया है कि इसमें दिया है कि डिक्रीज द डिमांड। देखो जनता के पास पैसे अगर ज्यादा पहुंचेंगे तो जनता चीजों को जो भी बाकी जो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे मार्केट में, सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो उसको परचेज करेगी। हेलीकॉप्टर मनी का मेन टारगेट ये होता है जनता के हाथ में पैसे जाए, जनता चीजों को जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदे, सर्विसेज को खरीदे ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखो दूसरा बोला है कि ये कन्वेंशनल टूल है। देखो कन्वेंशनल टूल नहीं है ये, एक मतलब कभी कभी इसको यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। बाकी कन्वेंशनल टूल के में तो अगर देखें तो सीआरआर कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, एसएलआर कम कर दिया, ये कर दिया, कभी एलटीआरओ ले आए, इस तरीके से। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जनता के हाथ में पैसे पहुंचे और जनता की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़े, जनता कुछ खरीदे, उद्योग धंधे जो है वो प्रमोट हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, ठीक है।
डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ये हेलीकॉप्टर मनी मतलब इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है एक तरीके से। वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, WMA, ये आपने लगातार बहुत न्यूज में देखा होगा जब से कोरोना आया हुआ है। कोरोना होने से क्या हुआ कि सरकार के खर्चे ज्यादा बढ़ गए, सरकार को कमाई जो है वो कम हो गई क्योंकि टैक्सेस वगैरह कम हो गए, लॉकडाउन में दुकान शॉप सब बंद हो गया, बिजनेसेस वगैरह बंद हो गए। तो इसी टर्म में हमें बताना है कि ये जो वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस है WMA है, इससे रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट दिए और अब इसमें हमें जो है वो इनकरेक्ट बताना है। देखो पहला बोला है कि इस WMA के थ्रू क्या होता है, RBI जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को टेम्पोररी लोन देती है। सेकंड बोला है, ठीक है, कि मान लीजिए कि जब लोन दिया है RBI ने सरकार को तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगी ना वो रेपो रेट लगेगी। अब देखो पहला जो स्टेटमेंट दिया है ना कि टेम्पोररी जो लोन देती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लोन दे सकती है, क्योंकि टेम्परेरी जब मिसमैच होता है ना, सरकार के पास कमाई कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है उस तरीके से, तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। देखो और दूसरा इसमें बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, मतलब लोन दिया सरकार ने टेम्परेरी 3 महीने के लिए लोन देती है, 3 महीने में चुकाना होता है, तो उस पर जो लगता है ना, जो रेट इंटरेस्ट रेट लगता है वो रेपो रेट लगता है। हालांकि जो लिमिट फिक्स की है ना, अगर उस लिमिट से ज्यादा चाहिए सरकार को तो जो रेपो रेट है +2% देना पड़ता है। मान लीजिए 4% रेपो रेट चल रही है और थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट चाहिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए, तो कितना देना पड़ेगा, 4 + 2 6%। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें वेज एंड ये जो WMA है इसके अंदर RBI कितने पैसे दे सकता है, इस चीज को मतलब कैसे डिसाइड होगा, ये चीज डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है RBI के साथ कंसल्ट करके कि भाई इतने पैसे दे सकते हो। तो पहले लिमिट थोड़ी कम थी, लेकिन अभी जो है लगभग 60% से ज्यादा 60% लिमिट इंक्रीज कर दी गई, क्योंकि कोरोना में सरकार के पास पैसे थे नहीं, तो सरकार के पास टेम्पररी खर्चों के लिए सरकार ने RBI से ले लिए। और इसमें दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है और सरकार भी ले सकती है। तो ये RBI का ऑफिशियल एक है सितंबर 30 का। तो इसमें रेट जो देखो आप रेपो दिखाया गया है, ओवरड्राफ्ट अगर करेंगे जो लिमिट डिसाइड की है उससे अगर ऊपर अपन जाएंगे तो अपने को रेपो रेट +2% देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS से रिलेटेड 2 में स्टेटमेंट दिए। पहला बोला है कि इसके अंदर क्या होता है, अगर मार्केट में अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाए, अगर मार्केट में मनी का फ्लो, मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये ये स्कीम के थ्रू क्या कर सकता है, RBI जो है उसको शॉक कर सकता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर सकता है अगर बहुत ज्यादा आ गई है तो। ठीक है, सक आउट कर सकता है, सोख सकता है, इस तरीके से। सेकंड बोला है कि इसके थ्रू क्या होता है कि इस स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट है ना वो अपना एक्सपेंडिचर, खर्चे के लिए पैसे मतलब कलेक्ट कर लेती है। देखो MSS में क्या होता है, जो ये स्कीम होती है इसमें ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि जो मार्केट हमारा होता है ना उसमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आती है कि आप पूछिए मत, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आती है। इवन लोग विदेशों से पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, मतलब लोगों को ये लगने लगता है कि अरे इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तो बहुत फायदा ही फायदा मिलेगा। तो इतना ज्यादा पैसा हो जाता है कि उसमें प्रॉब्लम ये होने लग जाती है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो कभी भी हमारी इंक्रीज हो सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा RBI जो है वो कुछ सिक्योरिटीज इशू करेगा। हालांकि वैसे सिक्योरिटी जो भी हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं या डेटेड सिक्योरिटीज हैं वो सब गवर्नमेंट इशू करती है, बट RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। अब RBI ने इशू किया, इशू करने के बाद क्या होगा, जो पैसे हैं वो RBI के पास चले जाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी वो एब्जॉर्ब हो गई। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो इसमें स्टेटमेंट क्या है कि इस MSS के थ्रू सरकार अपने खर्चे के लिए पैसे मतलब कलेक्ट कर लेती है, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ जो है ना मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है उसको कम करने के लिए। तो हमारा क्या हुआ, देखिए से पहला स्टेटमेंट सही है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हमने देखा मार्केट जो स्टेबलाइजेशन स्कीम देखा, उसी के जैसा क्या है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है। अब हमें बताना है कि इस ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो आप लोगों को पता होगा ओपन मार्केट ये जो होता है ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि RBI जो है वो कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी सेल भी करता है, कई बार परचेस भी करता है। तो इससे क्या होता है RBI जो है वो मनी को एकदम रेगुलेट करता है, अगर फ्लो ज्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। लेकिन अभी आप देखिए 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है MSS है, इसके अंदर
जो आरबीआई है वो सिर्फ अगर एडिशनल लिक्विडिटी आ गई तो उसको एब्जॉर्व करता है। अगर मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी कम है तो वहां पे हम एमएसएस को यूज नहीं करते हैं। और ये जो है ओएमओ, इसके अंदर हम जीसैक को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो कम लिक्विडिटी हो दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम देखते हैं ये ओएमओ है, इससे एफडीआई का जो फ्लो है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड जो है ना कि इससे जो बैंक्स हैं उनकी बोरोइंग पावर बढ़ जाती है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है ओएमओ से। तीसरा हमें स्टेटमेंट दिया है कि जो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है ना उसको मेंटेन करने के लिए अगर ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा कर दो, यही सिर्फ इसमें यूज होता है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ओएमओ तो बहुत बेसिक सा है, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते होंगे ना तो आप ओएमओ के बारे में देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं। बस बेसिकली चीज को आपको ये ध्यान रखना है कि ओएमओ और मार्केट जो स्टेबलाइजेशन स्कीम है इसमें थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो होगा 5th लेक्चर जो होगा हमारा नेक्स्ट वीक, उसमें आएगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, सेकंड पार्ट का हमारा एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन होगा। आज आपके एमसीक्यूज में कैसी परफॉर्मेंस रही आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।